नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं आतंक का वो पोस्टर जो व्हाइट कॉलर टेरर, इसका पर्दाफाश करने में सबसे अहम सुराग बना। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खौफनाक इरादा बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का था और अगर इसमें आतंकी कामयाब हो जाते तो यकीन मानिए पूरा देश दहल जाता। लेकिन दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मिले एक पोस्टर ने आतंकियों की साजिश को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि आतंकियों के टेरर मॉड्यूल को ट्रैक करने में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली ब्लास्ट से 21 दिन पहले ही इस टेरर मॉड्यूल के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। आखिर उस पोस्टर में क्या था और कैसे जम्मू कश्मीर से शुरू हुई जांच का सिलसिला हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचा, आज इस साजिश की क्रोनोलॉजी और एक एक कड़ी का हम खुलासा करने वाले हैं। अगले 1 घंटे में आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट का टेरर नेटवर्क। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, कई लोगों की जान गई। आसपास से गुजर रहे कई वाहनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन आतंकियों की साजिश इससे बहुत बड़ी थी क्योंकि I-20 कार में ब्लास्ट एक पैनिक अटैक था। व्हाइट कॉलर टेरर नेक्सस देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन इस एक पोस्टर ने देश को बड़े नुकसान से बचा लिया। इस एक पोस्टर ने व्हाइट कॉलर टेरर के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद की। जांच एजेंसियों का यह पोस्टर 18 अक्टूबर को मिला था और दिल्ली धमाके से 21 दिन पहले इस टेरर मॉड्यूल में पहली गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले बेनकाब हुए। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने की शुरुआत दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर से हुई थी, क्योंकि श्रीनगर के ही बाहरी इलाके नौगाम से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का जारी किया गया पोस्टर मिला था। जैश के इस पोस्टर में उर्दू में कुछ ऐसा लिखा था जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। पोस्टर में लिखा था, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो कुछ आप तक हमने पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। हम लंबे समय से कुछ व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होते देख रहे हैं जो शरिया की शिक्षाओं के खिलाफ। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि ऐसी हरकतें तुरंत बंद कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम शरिया कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। कुछ लोग ऐसे गलत कार्यों में समर्थन या सहयोग कर रहे हैं। हम इन्हें इस व्यवहार से दूर रहने की चेतावनी भी देते हैं, अन्यथा उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कुछ दुकानदार और अन्य लोग हैं जो हमारे मुद्दे के खिलाफ खड़े होने वालों को आश्रय और मदद दे रहे हैं। उनकी हरकतें हमारे काम में बाधा डालती हैं। हम इन लोगों को भी खुले तौर पर चेतावनी देते हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, खासकर श्रीनगर, नौगाम और बेमीना इलाके में जो इन भारतीय बलों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारा कमांडर हंजला। इन पोस्टर को 18 अक्टूबर को नौगाम एरिया में लगाया गया था, जिसमें सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को धमकी दी गई। ऐसे लोगों को धमकाया गया जो सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। इस पर FIR दर्ज कर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की। CCTV फुटेज के बिना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार। इन तीनों पर जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करने और जैश के धमकी भरे पोस्टर लगाने का आरोप लगा। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि धमकी भरे पोस्टर लगाने का काम चनापुरा मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान अहमद वाघे के इशारे पर किया गया।
पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला देने वाले इस व्हाइट कलर आतंकी मॉड्यूल की जो छानबीन की शुरुआत यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके से 18 अक्टूबर को तब हुई थी, जब यहाँ जैश ए मोहम्मद का पोस्टर देखा गया और केवल 2 दिन बाद जो पहली गिरफ्तारी इसमें हुई वो दक्षिणी कश्मीर के शोपियां से मौलवी इरफान और मध्य कश्मीर के गांदरबल इलाके से जमीर अहमद की गिरफ्तारी हुई। और मौलवी इरफान की जब छानबीन की गई, जब इसका इंटरोगेशन किया गया तो खुलासा हुआ एक के बाद एक राज इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के खुलने लगे। पता चला कि जैश ए मोहम्मद के साथ साथ अंसारुल गजवतुल हिंद इस मॉड्यूल का हिस्सा है। मौलवी इरफान अहमद वाघे को शोपिया से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी गिरफ्तारी 27 अक्टूबर को गांदरबल से जमीर अहमद की हुई। मौलवी इरफान अहमद वाघे को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। शोपिया का रहने वाला इरफान कोई साधारण मौलाना नहीं। साल 2019 से पहले मौलवी इरफान पत्थरबाजी का सरगना था। युवाओं को भारत विरोधी जहर पिलाता और पीओके भेजकर हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाता था। आर्टिकल 370 हटने के बाद मौलवी इरफान शांत हो गया। मौलवी इरफान नमाज पढ़ने का ढोंग करता रहा, जबकि खुलासा यह हुआ कि मौलवी इरफान पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ था। मौलवी इरफान अहमद वाघे ने ब्रेन वॉश करके व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को तैयार किया। मौलवी के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का खुलासा हुआ। मौलवी इरफान के बारे में पता चला कि वो यहाँ श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमाम के साथ साथ वहां पर पैरामेडिक के तौर पर काम करता था और वहां पर ही वो इमाम के लिए जब मस्जिद का इस्तेमाल करता था तो वहां पर ये डॉक्टर्स उसके संपर्क में आए थे। उसने उनका ब्रेन वॉश शुरू किया था और इसके साथ साथ वो श्रीनगर के नौगाम इलाके में भी रहता था। वहां पर भी वो इसी तरह से जो पढ़े लिखे युवा है उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता था। और यहाँ तक कि शोपियां जहां पर वो मौलवी इरफान रहता था वहां पर भी सामने आ रहा है कि वहां पर भी वो पढ़े लिखे युवाओं के संपर्क में रहा करता था। गिरफ्तारी के बाद जब इस मौलवी से सख्ती से पूछताछ हुई तो इसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया और फिर उसने जिस टेरर नेटवर्क का खुलासा किया उसकी कड़ियां हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ गई। इसी के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। मौलवी इरफान ने फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई के नाम का खुलासा किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम फरीदाबाद पहुंची। 1 नवंबर 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई। मुजम्मिल ने सहारनपुर कार्यरत डॉक्टर आदिल अहमद के नाम का खुलासा किया। 5 नवंबर 2025 को सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। 7 नवंबर को अनंतनाग के अस्पताल में आदिल के पुराने लॉकर से AK-56 राइफल मिली। 8 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मुजम्मिल के धौंस गांव स्थित कमरे से 358 किलो विस्फोटक बरामद किया। 9 नवंबर 2025 को अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई। 10 नवंबर 2025 को फरीदाबाद से डॉक्टर उमर नबी दिल्ली पहुंची और फिर लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया। चीजें फिर हमें जाना है, हमारी शादी थी एक्चुअली यहाँ पे, तो फिर हम आए श्रीनगर से वापस शाम को। यहाँ पे तलाशी हुई थी, मेरे भाई का लैपटॉप लिया है, फोन लिया है जिससे हम पढ़ते थे दोनों। तो फिर हमने शाम को इस भाई का, ना कि डॉक्टर मुजम्मिल, इस भाई का। फिर हमने ये शाम को जब पता चला कि हमारे भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा है हमें, हाँ, हमें तब भी शक नहीं हुआ था कि मतलब ये भाई का मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फिर हम जब शाम को आए तो हमने इसको कॉल लगाने की कोशिश की तो फिर नहीं हुआ। फिर हमें शक हुआ कुछ ना कुछ मसला है। फिर हम गए वहाँ सुबह थाने में तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का ये जो ये है डॉक्टर वो लाया गया है वहाँ से पांथा चौक ये स्टेशन में। शक नहीं हुआ था कि मतलब ये भाई का मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फिर हम जब शाम को आए तो हमने इसको कॉल लगाने की कोशिश की तो फिर नहीं हुआ। फिर हमें शक हुआ कुछ ना कुछ मसला है। फिर हम गए वहाँ सुबह थाने में तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का ये जो ये है डॉक्टर वो लाया गया है वहाँ से पांथा चौक ये स्टेशन में। मुजम्मिल अहमद गनई के खुलासे के बाद ही पुलिस जैश की महिला आतंकी शाहीन तक पहुंची
पुलिस डॉक्टर उमर तक भी पहुंच जाती, लेकिन उसे छापों की भनक लग गई और वो फरार हो गया। आशंका है कि इसी के बाद आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने पैनिक में कार में ब्लास्ट किया। मौलवी इरफान अहमद वगे को फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिस पर मेडिकल छात्रों को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी दुनिया में धकेलने का आरोप है। इरफान ने ही पेशेवर और डॉक्टरों का ऐसा टेरर नेटवर्क खड़ा किया जिसने दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की खौफनाक साजिश रची थी। आरोप है कि मौलवी इरफान धार्मिक गतिविधियों के नाम पर धन जुटाता था और इसका इस्तेमाल हथियारों की खरीद और विस्फोटक के लिए इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद मॉड्यूल के सिलसिले में फरीदाबाद से मौलवी इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया। इश्तियाक के बारे में पता चला है कि ये उस मकान का मालिक है जिसे मुजम्मिल को किराए पर दिया गया था और मुजम्मिल ने यहाँ 2600 किलो विस्फोटक रखा था। जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत फतेहपुर तगा नामक एक गांव के घर में दबिश दी थी, जहां पर 2500 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट एक कमरे से बरामद हुआ था और यहीं से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा कमरा रेंट पर लिया गया था। वहां पर भी 250 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो कि आतंकी ब्लास्ट या आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्रोक्योर करके रखा गया था। इस वक्त हम फतेहपुर तगा के उस कमरे को आपको दिखाते हैं जो मुजम्मिल शकील, जो कि इस पूरे मामले का आतंकी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने यह कमरा इरफान नामक एक मौलवी जो कि मस्जिद में वो मस्जिद का काम देखते हैं, उनसे रेंट आउट इसने किया हुआ था और इस कमरे को अमूमन बंद रखा जाता था और इसी कमरे में उसने वो अमोनियम नाइट्रेट जो कि 2500 किलो से ज्यादा का था, पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की दबिश के बाद यहां से जब्त किया गया, जो 50 अलग अलग कट्टे या कहें बोरे में लेकर यहां से जाया गया। दिल्ली में कार ब्लास्ट को लेकर फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और लखनऊ तक जांच जारी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही। अब तक 500 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस छानबीन कर चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी इलाकों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा के अलावा मध्य कश्मीर के गांदरबल, श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, सोपोर जैसे इलाकों में करीब 500 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान खासतौर पर जमात इस्लामी और दूसरे आतंकियों से जुड़े साथियों को निशाना बनाते हुए उनके घरों की तलाशी ली गई, उनके दफ्तरों को खंगाला गया, जिस दौरान 1500 के करीब लोगों से पूछताछ भी की गई। 500 के करीब लोग डिटेन है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, लिटरेचर और साथ ही साथ जो डिजिटल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सारे सीज किए गए हैं और कोशिशें की जा रही है कि जितना भी आतंक या अलगाववाद का इकोसिस्टम है उसे ध्वस्त कर दिया जाए पूरी तरह से। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अब व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये नया चेहरा सामने आया है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें चुन चुन कर यहाँ पर पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर पुलिस को उम्मीद है कि इस केस में उसे कई और अहम सुराग मिल सकते हैं, जिससे वो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में कामयाब हो सकेगी। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24। तो यही है व्हाइट कॉलर टेरर, जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि जमीन पर अगर भगवान होता है तो वो डॉक्टर ही होता है। वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसे
धरती का मसीहा कहा जाता है। अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग से मौत को मात देता है, मौत की तरफ बढ़ते मरीज को जिंदगी बख्शता है। लेकिन इस मॉड्यूल ने इस पेशे को भी आतंक में बदल दिया, बदनाम कर दिया। नब्ज को पकड़कर नसों तक जिंदगी की खुराक पहुंचाने वाले खूनी खेल खेलने लगे। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक कितने डॉक्टर इस गैंग में शामिल थे, सुरक्षा एजेंसियां उन तक लगातार पहुंच रही हैं। कितने डॉक्टर अब तक पकड़े गए हैं जो डेथ सर्टिफिकेट बांट रहे थे और कैसे इस बारूदी ऑपरेशन में जुटे थे, देखिए। व्हाइट कॉलर टेरर का हॉरर, दिल्ली धमाके के पीछे मौलवी डॉक्टर। टेरर का डॉक्टर मॉड्यूल, जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन फुल। कश्मीर टू फरीदाबाद, फैला जैश के आतंकियों का जाल। दस नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली को टेरर के हॉरर से भर देने की जो साजिश की गई, उसके तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो हिंदुस्तान में जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चला रहे थे। इसमें मौलवी, डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल हैं जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। कश्मीर से लेकर यूपी और हरियाणा तक फैले जैश के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कौन कौन से किरदार शामिल हैं, पहले आप वो जान लीजिए। किरदार नंबर 1, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, निवासी पुलवामा। डॉक्टर आदिल अहमद राठेर, निवासी अनंतनाग। किरदार नंबर 3, डॉक्टर उमर नबी, निवासी पुलवामा। किरदार नंबर 4, डॉक्टर शाहीन शाहिद, निवासी लखनऊ। किरदार नंबर 5, डॉक्टर परवेज अंसारी, निवासी लखनऊ। किरदार नंबर 6, डॉक्टर सज्जाद अहमद, निवासी पुलवामा। किरदार नंबर 7, मौलवी इरफान अहमद वाघे, निवासी श्रीनगर। किरदार नंबर 8, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, निवासी फरीदाबाद। ये वो 8 लोग हैं जिन पर दिल्ली में दहशत फैलाने का आरोप लग रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन 8 किरदारों की भूमिका क्या रही? दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए इन 8 किरदारों ने किस तरह से प्लानिंग की? तो अब आप एक एक कर इन 8 किरदारों की भूमिका को भी जानें और समझ लें। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई को जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसने बत्रा मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS किया है। इसके अलावा वो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के पिता शकील अहमद, माँ, 2 भाई, 1 बहन है। डॉक्टर मुजम्मिल के पिता शकील अहमद फार्मिंग करते हैं, उनके सेब के बगीचे, जबकि उसकी बहन अस्मत शकील भी डॉक्टर है। उसने बांग्लादेश से MBBS किया। डॉक्टर मुजम्मिल श्रीनगर से जॉब छोड़ने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाने लगा। पुलिस ने फरीदाबाद वाले इसके कमरे से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक केमिकल और हथियार बरामद किए थे। डॉक्टर आदिल अहमद वो कड़ी जिसके बाद इस पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल अहमद राठेर भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। वो पहले अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था, बाद में वहां से नौकरी छोड़कर यूपी के सहारनपुर आ गया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल अहमद राठेर को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके लॉकर से AK-47 और उसके सहयोगी डॉक्टर के यहां से फरीदाबाद में काफी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर के मनकमऊ बाबू विहार में रहता था।
वो यहाँ किराए के मकान में 1 मार्च से रह रहा था। इस घर का मालिक वहां नहीं रहता था। डॉक्टर उमर नबी ये वो शख्स है जो दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का मुख्य आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि उमर नबी ही वो कार चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था। फिलहाल कार में मिली लाश का डीएनए सैंपल ले लिया गया। उधर जांच एजेंसियों ने पहले ही कश्मीर से उमर के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में ले लिया और परिवार के लोगों के डीएनए सैंपल भी ले लिए गए। सैंपल को घटनास्थल से मिले डीएनए से मैच किया जाएगा, जिससे यह साबित होगा कि गाड़ी में बैठा शख्स उमर था या नहीं। डॉक्टर उमर ने 2023 में श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की। इसके बाद अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया। सूत्रों के मुताबिक वो उसके साथी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अक्सर उसकी शिकायत करते थे। वो काम करने में भी लापरवाही बरतता था, जिसकी वजह से एक मरीज की जान भी चली गई थी। इसके बाद इस मामले में जांच बैठी। जांच के दौरान उमराह कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद कमेटी की सिफारिश पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन कर लिया। इसी कॉलेज से विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया था। किरदार नंबर 4, डॉक्टर शाहीन शाहीन। जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में सबसे प्रमुख रूप से शामिल है डॉक्टर शाहीन शाहीन। कभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर रही डॉक्टर शाहीन शाहिद को मंगलवार को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर उमर नबी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई के बाद कानपुर के GSBM कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। जफर हयात से इसका निकाह हुआ, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली। शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी और भारत के बाहर जाकर बसने की ख्वाहिश रखने वाली डॉक्टर शाहीन ने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को कथित तौर पर जमातुल मोमिनीन के बैनर तले भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की जिम्मेदारी की स्थापना का जिम्मा सौंपा गया था, जो जैश का नया महिला भर्ती नेटवर्क है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जो पाकिस्तान में महिला विंग के प्रमुख है, उसने सीधे तौर पर डॉक्टर शाहीन को यह काम सौंपा। किरदार नंबर 5, डॉक्टर परवेज अंसारी। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई। परवेज टेरर फैक्ट्री का अहम किरदार है। ये डॉक्टर आदिल के साथ जैश का हैंडलर रहा। डॉक्टर परवेज का परिवार लखनऊ के खंदारी बाजार इलाके में रहता है। पड़ोसियों के मुताबिक वो बेहद शांत स्वभाव का था, किसी से मेलजोल नहीं बढ़ाता था। डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर तैनात था। 7 नवंबर को उसने अचानक अपना इस्तीफा भेज दिया। बताया कि उसे कहीं और किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तैनाती हुई, इसलिए यहां से इस्तीफा दे रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि दिल्ली में कार ब्लास्ट को रोका जा सकता था। इस मामले में अहम सुरक्षा चूक भी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां भले दावा कर रही हैं कि उन्होंने विस्फोटक की बड़ी खेप पहले ही बरामद कर ली थी और आतंकी डॉक्टरों को पकड़ा गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर उमर कैसे बच गया और वो विस्फोटकों से भरी गाड़ी को लेकर लाल किले तक कैसे पहुंच सका। कहां हुई इतनी बड़ी चूक, देखिए। दिल्ली में कार ब्लास्ट, सुरक्षा में कहां चूक एट लास्ट। देश की राजधानी दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला, और वहां तक विस्फोटक से भरी I-20 कार का पहुंचना और फिर हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होना सवालों के घेरे में है। हैरानी इसलिए भी क्योंकि ब्लास्ट से ठीक पहले ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया जाता है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया जाता है। उसके बावजूद कैसे डॉक्टर उमर कार लेकर लाल किला तक पहुंच गया,
ये भारी लापरवाही आखिर कैसे हुई, आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले विस्फोट की साजिश के वो 5 नए सबूत देख लीजिए जो सामने आए। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि बम धमाके की साजिश को काफी पहले से ही अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों से पता चला है कि 29 अक्टूबर को खरीदी गई कार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही थी और फिर 10 नवंबर की सुबह डॉक्टर उमर कार को लेकर बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करता है और लाल किले के पास पार्किंग तक पहुंच जाता है। इस मामले में कीपैड फोन भी पुलिस ने बरामद किए जो बताते हैं कि आपस में कैसे आतंकी डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टरों से पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों ने 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर टारगेट पर थे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स में धमाके का प्लान था। इसी खूनी मकसद से 2900 किलो विस्फोटक को कई दिनों से जमा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सफेद रंग की i-20 कार में विस्फोटक को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी करके 2900 किलो विस्फोटक तो बरामद कर लिया, मगर सफेद रंग की i-20 कार को पकड़ने में पुलिस चूक गई, जबकि यह कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक खड़ी थी जहां डॉक्टर उमर असिस्टेंट प्रोफेसर था और उसका नाम उसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी में सामने आ चुका है। डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे और यह फरीदाबाद में स्थित है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर। कल एनआईए की टीम हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो या फिर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम हो, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसपास के यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर की तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ब्लास्ट के बाद चाहे एनआईए हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सभी लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से 10 दिनों तक i-20 कार पार की गई थी इसी यूनिवर्सिटी में। पुलिस ने ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं उन्हें भी अपने कब्जे में लिया हुआ है। आपको बता दें कि 8 तारीख को जब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रेड की गई थी यूनिवर्सिटी में और इसके बाहर, तब जाकर डॉक्टर उमर काफ़ी डर गया था और 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यानी कि कुल 10 दिनों तक कार i-20 जो कि दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल हुई है, डॉक्टर उमर भी उसमें संदिग्ध तौर पर दिखाई पड़ा है। वह कार में मौजूद था मास्क लगाए हुए। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भनक भी नहीं लगी। यूनिवर्सिटी अब सफाई देने में जुटी, कहा है कि उसका गिरफ्तार डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं है। मगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में धमाके की साजिश रची गई थी। तीसरी मंजिल पर डॉक्टर उमर के नाम पर कमरा अलॉट हुआ था। उसके बावजूद उमर मुजम्मिल के कमरे में रहता था। एटीएस ने मुजम्मिल और उमर के कमरे का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली और सामान जब्त किया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया था तो फिर डॉक्टर उमर पुलिस के रडार से कैसे निकल गया, जबकि वो उसी के साथ कमरे में रहता था। पुलिस ने फौरन ही उसकी तलाश क्यों नहीं की? उसकी जानकारी एजेंसियों ने साझा क्यों नहीं की? इतना ही नहीं, डॉक्टर उमर दिल्ली में कार में विस्फोटक भरकर कैसे लाया? पुलिस ने कार की चेकिंग क्यों नहीं की? क्योंकि अगर उमर पकड़ा जाता तो लाल किले में कार ब्लास्ट को रोका जा सकता था। चेकिंग में जो लापरवाही हुई उसका नतीजा यह हुआ कि
10 नवंबर की सुबह 8:13 पर कार फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में घुस गई। फिर ओखला में पेट्रोल पंप पर रुकी और उसके बाद लाल किले तक 2-3 घंटे रुक कर चली। लेकिन बिना किसी चेकिंग के कार हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को पार करते हुए पार्किंग तक पहुंच गई और फिर शाम 6:52 पर लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट हो गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में भले ही तमाम एजेंसियां जो हैं धरपकड़ कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से कहां चूक हुई, जो आखिरकार एक आतंकी संगठन जो है एक बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए। दरअसल पुलिस की तरफ से बड़ी रिकवरी भी हुई, ह्यूज क्वांटिटी में विस्फोटक भी बरामद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम एजेंसियों के अलर्ट के बावजूद भी किस तरीके से एक शख्स जो है वो दिल्ली में आता है, कई घंटे वो एक पार्किंग में गाड़ी पार्क करके रहता है और उसके बाद एक गाड़ी में विस्फोटक के साथ वो ब्लास्ट कर देता है। तो ये वाकई में बेहद कड़े सवाल खड़े करती है, बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी पर भी I-20 गाड़ी के साथ नजर आया। जांच एजेंसियों को मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी के कुछ सीसीटीवी फुटेज में I-20 गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद वो दिल्ली की तरफ आता दिखाई दिया। मतलब कि वो बेखौफ होकर घूमता रहा और पुलिस को भनक भी नहीं लगी। इसी कड़ी में एक और सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। पता चला है कि संदिग्धों के पास एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी थी, लेकिन दिल्ली में लाल किले के पास केवल I-20 कार ही मौजूद थी। यह कार किसी सीसीटीवी में यहां नजर नहीं आई। सफेद रंग की I-20 कार को 29 अक्टूबर को रॉयल कार जोन से खरीदा गया था, जिसके बाद अब जांच टीमों के रडार पर वो डीलर हैं जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं। पिछले 2-3 महीनों या उसके बाद जो भी गाड़ियां खरीदी बेची गई उनकी जांच की जा रही। जम्मू कश्मीर के खरीदारों पर खास नजर है। जांच एजेंसियों को शक है कि पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त को मॉड्यूल ने इसी मकसद के लिए तैयार किया गया हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के पास भी पुलिस को पुरानी गाड़ी होने की जानकारी मिली है। 29 तारीख को हमने कार बेची है, जो कि डील हमारे मिस्टर सोनू जी ने करी है ऑफिस से। OLX के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे और वो कार I-20 उनको पसंद आती है, वो परचेस करते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस के सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होने के बाद कस्टमर कार लेके चले जाता है। जब तक ये डॉक्यूमेंट उनको RTO की हम NOC देते हैं पुलवामा की, जम्मू की, 10 दिन हुए थे कि ये वारदात उन्होंने कर दी। हाँ, वो पोल्यूशन यहाँ से, और हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कोई ऐसी बातें, यहाँ भी कोई 2 लोग आए थे तो कोई ऐसी बात नहीं पता चली कि हम उनको कार ना दे पाएँ। ब्लास्ट के बाद भले ही जांच एजेंसियां तेजी दिखा रही, लेकिन शायद इतनी तेजी पहले दिखाई होती, डॉक्टर उमर और कार को पहले ही पकड़ लिया जाता तो धमाके से निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल NIA ने ब्लास्ट मामले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई, जिसका नेतृत्व ADG विजय सखारी कर रहे हैं। टीम में एक IG, 2 DIG, 3 SP और DSP रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी NIA की जांच में मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ब्लास्ट में नए सबूत मिल रहे हैं उससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलवामा से आसिफ सुहाग और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब एक और तहकीकात। दिल्ली कार ब्लास्ट में आखिर आतंकियों ने किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विस्फोटक का कोई निशान नहीं मिला है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ऐसा कौन सा विस्फोटक था जिसने इतनी भयंकर तबाही मचाई कि कई बॉडीज छत विक्षत हो गई और शवों के चीथड़े 200 से 300 मीटर दूर जाकर गिरे। देखिए FSL की जांच में अब तक क्या खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये एक धमाका बड़ा सवाल छोड़ गया है। एक गाड़ी में उमर नाम का शख्स विस्फोटक भर कर लाता है और फिर कार में ऐसा विस्फोट होता है कि सेकंड्स में कोहराम मच जाता है। मगर ब्लास्ट की जो कुत्थी जांच एजेंसियों को परेशान कर रही है
वो ये है कि ये लाइव चांदनी चौक के लाल जहां कार में ब्लास्ट हुआ वहां कोई गड्ढा भी नहीं बना, जैसा अक्सर ब्लास्ट साइट पर देखा जाता है। न ही आरडीएक्स की कोई स्मेल मिली। इतना ही नहीं, ब्लास्ट साइट पर ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल बेयरिंग और ब्लेड भी नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन सा विस्फोटक था जिसमें गड्ढा नहीं हुआ, जबकि पास खड़ी गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। 100 मीटर दूर तक गाड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े मिले। धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि आसपास की इमारतों से शीशे भी चकनाचूर हो गए। मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम से भी विस्फोटक के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों से पता चला है कि धमाके से कई शवों में हड्डियां टूटने और सिर पर चोट के निशान मिले। साथ ही कुछ शवों में फेफड़ों, कान और पेट के भीतर ब्लास्ट वेव से नुकसान के संकेत मिले। यानी धमाके से मृतकों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें तक फटी, लेकिन शवों और कपड़ों पर स्प्लिंटर के ट्रेस नहीं मिले। जानकारी सामने आई है कि कई लोगों की मौत की वजह विस्फोट की गहरी चोट और अत्यधिक खून का बहना है। साथ ही क्रॉस इंजरी पैटर्न भी देखा गया, जिसमें धमाके के झटके से लोग दीवार या जमीन से टकरा गए। जांच एजेंसियों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि धमाके में किसी संशोधित विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया हो सकता है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो धमाका हुआ है वो बहुत तेज था। हालांकि जांच एजेंसियां जो है इस पे जांच कर रही है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव जो है वो किस तरीके का हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमरनाथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, आपने पूरी खबर देखी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन अब तक का पढ़ा होगा, रिपोर्ट्स देखी होंगी। क्या आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का एक्सप्लोसिव हो सकता है? देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है और जिस ह्यूज अमाउंट में नुकसान हुआ है, डेथ हुई है लोगों की, उस हिसाब से ये लगता है कि हाई एक्सप्लोसिव है। हाई एक्सप्लोसिव जिसकी क्षमता होती है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, और जो है ये आम जो लो एक्सप्लोसिव है उससे भिन्न होता है। शुरुआती जांच में धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर के इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ब्लास्ट के बाद नारंगी रंग की आग दिखाई दी थी और गाड़ियों में भयंकर आग लगी थी। साथ ही फरीदाबाद से जो 390 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था वो अमोनियम नाइट्रेट था। वो टकराने से हुई है या जो ब्लास्ट हुआ है, या ब्लास्ट का मटेरियल जो केमिकल रिएक्शन आप बता रहे हैं उससे निकलने के बाद हुआ है? कैसे संभव? देखिए, जब कहीं भी ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से उष्मा और उसमें से जो डिफरेंट पार्टिकल्स होती है उस बम, उस मटेरियल्स में, वो क्या है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। उससे टकरा के जो भी ऑब्जेक्ट है वो टकराता है, और वो जितना वेलोसिटी, जितना ह्यूज अमाउंट का होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। यदि मान लीजिए थोड़ा सा हल्का रहता, कम अमाउंट रहता, तो शायद बॉडी मिली होती, लेकिन कहीं ना कहीं लिथैलिटी कहाँ से होती? जब वाइटल पार्ट पे, जैसे खतरा वाले पार्ट पे वो टकराया होता। तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा थी, ह्यूज अमाउंट एक साथ जो है एक्सप्लोड हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डैमेज हुआ। मगर ये समझना जरूरी है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो ये क्या होता है और इससे खतरनाक विस्फोटक कैसे बनता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट सफेद दानेदार केमिकल होता है। इसे आतंकी कोड वर्ड में सफेद पाउडर भी कहते हैं। जर्मन केमिस्ट जोहन रुडोल्फ ग्लोबर ने 17वीं सदी में इसे तैयार किया था। अमोनियम नाइट्रेट खुद में कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन अगर इसे डीजल या किसी दूसरे फ्यूल से मिला दिया जाए तो यह खतरनाक बम में बदल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट बम का धमाका कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 5 से 7 मीटर व्यास का गड्ढा हो सकता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट 1 किलोमीटर तक असर कर सकता है। इसका धमाका इतना तेज होता है कि 50 से 70 मीटर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। इससे निकलने वाली वेव्स की स्पीड साउंड वेव से 5 गुना तेज होती है और विस्फोट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। दिल्ली में कार ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आतंकियों ने हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया, जिसने भीषण तबाही मचाई।
दिल्ली से पल्लवी झा और मोहम्मद यूसुफ के साथ विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जांच को गति देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, इस पर भी साफ साफ नतीजे सामने आए। इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होना एक तरह से किसी बहुत बड़ी घटना से देश को बचाया जा सका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। देखिए, एक एक करके आतंकी नेटवर्क से सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देश में सक्रिय इतने बड़े आतंकवादी मॉड्यूल के बारे में एजेंसियों को कैसे पता नहीं चला, अगर इतने व्यापक स्तर पर इन्होंने अपने पांव पसार रखे थे। दूसरा सवाल, आतंकवादी 3000 किलोग्राम विस्फोटक कैसे हासिल करने में कामयाब रहे, कहां से आया, उन तक कैसे पहुंचा, ये तमाम सवाल है। सवाल नंबर 3, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक आखिर कहां से आया। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं जो खड़े होते हैं। आतंकवादी क्यों इतनी विस्फोटक जमा कर रहे थे? क्या यही प्लान था कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके बूते वो बड़ी वारदातों को अंजाम दे पाए? सवाल नंबर 5 देखिए, आपके सामने रखते हैं। कई सवाल थे इससे जुड़े। एक सवाल यह भी कि आखिर इस मॉड्यूल से यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब दिल्ली में लाल किले पर कार में ब्लास्ट की आतंकी घटना जितना परेशान करने वाली है, उतना ही हैरान करने वाली है इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी। शायद ऐसा पहली बार है जब व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को लेकर खुलासा हुआ है। गिरफ्तार 3 डॉक्टर तो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ही काम किया करते थे। आतंकी कनेक्शन में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी है। अब जांच इस दिशा में भी होगी कि क्या गिरफ्तार इन आतंकी डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में छात्रों और मरीजों का भी ब्रेन वॉश तो नहीं किया। आतंकी डॉक्टर के कितने फेस, छात्रों का भी किया ब्रेन वॉश। व्हाइट कॉलर टेरर का सीन, 4 जूनियर डॉक्टर भी डिटेन। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी, तीनों इसी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर के पेशे में होते हुए ये तीनों दहशतगर्दी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। देश के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं, देशवासियों को मौत बांटने की खौफनाक तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं के टेरर नेटवर्क का हिस्सा डॉक्टर आदिल अहमद राठेर भी है। इन चारों में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आतंकी डॉक्टर उमर नबी को लेकर अभी कंफर्म नहीं है कि वो मारा जा चुका है या फिर अभी फरार है। लेकिन अब जांच ब्रेन वॉश की दिशा में जा रही। दिल्ली धमाके मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गिरफ्तार हुए 2 डॉक्टरों का संबंध यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए और छात्रों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, धार्मिक ग्रंथों की तरफ और धर्म की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव हुआ करता था। ऐसे में क्या वह ब्रेन वॉश छात्रों का और मरीजों का किया करती थी, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर पता चला है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही। मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ पढ़ाती थी बल्कि इलाज भी करती थी। एजेंसियों को शक है कि कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का शाहीन ने ब्रेन वॉश तो नहीं किया है। इस एंगल पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस केस में 4 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को भी डिटेन करने की जानकारी आई है। ब्लास्ट के दूसरे दिन भी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने आज यूनिवर्सिटी में छापेमारी की और यहां पर भी एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि एजेंसीज को शक है कि न सिर्फ डॉक्टर शानिया, मुजम्मिल या फिर अन्य आरोपी, क्योंकि ये सभी इन्हीं से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जिस तरह से दिल्ली टेरर मॉड्यूल का प्लान रचा है, उसमें यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ और भी लोग हो सकते हैं। शाहीन शाहिद को लेकर अल फलाह मेडिकल कॉलेज से पहले कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में तैनाती थी। यहाँ वो लोक सेवा आयोग के चयन के बाद लेक्चरार लगी थी। यहाँ से साल 2009-10 में शाहीन का तबादला कन्नौज जिले में किया गया।
बताते हैं कि उसके बाद अचानक शाहीन कहीं गायब हो गई। कॉलेज प्रशासन ने कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली बम धमाकों के तार अब कानपुर से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर शाहीन को एनआईए ने हिरासत में लिया है वो इसी कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सन 2009-10 के शिक्षण सत्र तक बतौर लेक्चरर यहाँ पर तैनात थी। 2009-10 में डॉक्टर शाहीन को यहाँ से तबादला किया गया। शाहीन का तबादला होने के बाद जो उनके समकक्ष जो लेक्चरर वर्तमान में उस समय थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तबादले से डॉक्टर शाहीन जो थी वो खुश नहीं थी, जिसके बाद से डॉक्टर शाहीन लापता हो गई। अब शाहीन की गिरफ्तारी आतंकी कनेक्शन में हुई, जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन शक इस बात को लेकर है कि इतनी पढ़ी लिखी शाहीन आतंकी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन गई। यहां शक इस बात को लेकर भी है कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज के गिरफ्तार मुजम्मिल और सहारनपुर से गिरफ्तार आदिल अहमद भी क्या छात्रों और मरीजों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसे लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जब उसके तार जुड़े डॉक्टर शाहीन, उसके बाद उसके भाई का नाम आया परवेज, और परवेज के घर पर कल मड़ियाव स्थित जो IIM रोड पर आवास है उसका, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी ATS ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कीपैड मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां से बरामद हुए। इसके साथ ही वहां से धारदार हथियार बरामद हुए, जिसको यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसके साथ ही ये गाड़ी घर के बाहर मौजूद थी, इसकी तलाशी ली गई थी, और तलाशी लेने के बाद यहाँ पर ये जो गाड़ी है उसको वहीं पर छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जब परवेज की हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया और पूछताछ की गई, तो पूछताछ में जो बात सामने निकल के आई कि परवेज और शाहिद, जो डॉक्टर शाहीन है, वो इसी एल्टो गाड़ी से उससे मुजम्मिल से मिलने गए थे। एक नहीं कई बार इस गाड़ी से वो मुलाकात करने गए थे। इसके साथ ही जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं वो इसी गाड़ी से बरामद हुए हैं। मंगलवार को NIA की टीम अल फलाह मेडिकल कॉलेज पहुंची थी और स्टाफ समेत कुछ छात्रों से भी पूछताछ की थी। बुधवार को भी टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के 50 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ से अब तक पूछताछ की जा चुकी और ये जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर्स ने यहां ब्रेन वॉश कर टेरर नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तो काम नहीं किया, क्योंकि शाहीन शाहिद जैश के जिस महिला विंग का हिस्सा बताई जा रही उसका जिम्मा जैश के टेरर नेटवर्क में भर्ती कराने का था। कानपुर से योगेंद्र प्रताप सिंह और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24।